उज्जैन जिले में महाकाल थाना अंतर्गत एक घटना सामने आई थी। 25 तारीख को सूचना प्राप्त हुई थी लगभग सुबह 10 बजे, जिसमें पता चला था एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। वहाँ पे हमारी जो एफआरवी व्हीकल है, जो सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, वो लोग पहुँचे, एफएसएल की टीम पहुँची, घटनास्थल को सुरक्षित किया। इसके बाद प्राथमिक उपचार के लिए वहाँ से हॉस्पिटल लेके वहाँ पे पहुँचाया गया। बच्ची बता पाने में असहज थी कि उसके साथ क्या कैसे हुआ है। उसके बाद कुछ जो वहाँ के स्टाफ थे, महिलाएं थीं, इसके अलावा कुछ जो काउंसलर्स थे, उनके द्वारा ये प्रयास किया गया थोड़ा सा सहज किया जा सके कि बच्ची थोड़ा सा कंफर्टेबल हो पाए और जो घटना है उसको बता पाए। उसके बावजूद भी सहज भाव से जिस प्रकार से घटनाक्रम को बता पाना चाहिए वो बच्ची नहीं बता पाई। इसी में पैरेलली जब मेडिकल इसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ, इंस्पेक्शन हुआ, तो उसमें जिन चीज़ों का खुलासा हुआ उसके आधार पे इसमें जो महाकाल थाना अंतर्गत 376 आईपीसी और पॉस्को एक्ट की जो विभिन्न धाराएं हैं उसके तहत इसमें अपराध अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध कायम हुआ। अपराध कायमी के बाद इसमें एसआईटी गठित की गई जिसमें 28 सदस्य थे। ये 28 सदस्य लगातार जितनी भी बिंदु थे, खासकर जांच के, विवेचना के, चाहे वो डिटेक्शन संबंधित हो, इन्वेस्टिगेशन संबंधित हो, लगातार उसमें प्रयास कर रहे थे। शहर में आने वाले जितने भी प्रमुख मार्ग हैं, इसके अलावा जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, जितने भी हमारे पास संभावित टेक्निकल एविडेंसेस हैं, उन सभी को हम लोग लगातार एकत्रित कर रहे थे, संकलित कर रहे थे, उसका लगातार हम असेसमेंट कर रहे थे। तो इनिशियली जो जानकारी प्राप्त हुई थी उसमें फुटेज में एक ऑटो मिला था जिसमें शुरुआत में उसे पूछताछ के लिए लाया गया। तो पहले भी जैसे बताया गया था उस ऑटो के अंदर ब्लड स्टेन्स वगैरह मिले थे और उससे जब लगातार पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि कुछ समय तक वो कहीं ना कहीं जो हमारी विक्टिम है उसके साथ वो रहा है। और इसके बाद जो हमारी विवेचना हुई उसमें 3 प्रमुख तौर पे बिंदु निकल के आए। इसमें पहली चीज़ जो निकल के आई कि बच्ची कहाँ की है, तो सतना जिले में एक एफआईआर हुई थी 363 की। प्राइमरीली अगर देखा जाए कभी भी कहीं कोई इस प्रकार का घटनाक्रम होता है तो देश भर में मैसेज एक फ्लैश किया जाता है और मीडिया के माध्यम से भी, क्योंकि मुझे लगता है सभी जगह ये जानकारी चली गई थी कि कहीं ना कहीं इस प्रकार का कोई घटनाक्रम हुआ है। तो सतना से जब कम्युनिकेशन हम लोगों को इस चीज़ का प्राप्त हुआ कि जो बच्ची जो अभी तक प्रॉपरली शायद अपना नाम शायद बता रही है, ठीक बता रही है, नहीं बता रही है, बहुत ज़्यादा वेरीफाइड और कन्फर्म नहीं था। एक बार सतना से जब हम ये जानकारी प्राप्त होगी तो हम ये असर्टेन कर पाए, कन्फर्म कर पाए, वेरीफाई कर पाए कि जो बच्ची है सतना की है। वहाँ की जो घटना दिनांक है वो 24 तारीख है। हमारे यहाँ पे जो अपराध हुआ है, जो घटित हुआ है, वो 25 तारीख है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं मुझे लगता है ये सभी को आइडिया है कि जो ट्रैवल टाइम है सतना से लेकर यहाँ तक का, अगर आप नॉन स्टॉप भी चले तो शायद 10-11 घंटे और अगर थोड़ा रुक के चले तो लगभग 13-14 घंटे है। अभी तक की हमारी जो विवेचना थी प्रमुख तौर पे, क्योंकि इतना क्लियर हो गया था कि 24 को बच्ची सतना में थी, 25 को वो उज्जैन में आ चुकी थी। तो प्राइमरीली इस जानकारी के बाद हमारी जितनी भी फोकस इन्वेस्टिगेशन का था वो कहीं ना कहीं उज्जैन में जो घटनाक्रम था उनको लेके था। कड़ी से कड़ी जुड़ाई गई, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हम लोगों के पास थे, जो साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट किए, टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए, जो मेडिकल एविडेंसेस हम लोगों ने कलेक्ट किए, उसके बेसिस पे हम ये तय कर पाए कि जो लगभग घटना का समय है वो लगभग 3 से 6 के बीच का है, जहाँ पे संभावित इस घटना को अंजाम दिया गया। तो यहाँ पे पूर्व में भी जो बताया गया था, खासकर जो रूटीन वे में अपडेट्स होते थे, तो लगभग 4 लोग ऐसे थे जो रूटीन या रेगुलर वे में ऑटो ड्राइवर्स थे, जिनके साथ कहीं ना कहीं बच्ची को देखा गया और उसको कोरॉबरेट करने के लिए वहाँ पे चक्षुदर्शी थे, आई विटनेसेस थे, जिन्होंने बताया कि हाँ बच्ची इस समय पे, इस दौरान में इस व्यक्ति के साथ थी। इसके अलावा 2 ऐसे सार्वजनिक स्थल पे खड़े हुए व्यक्ति भी थे जो कहीं ना कहीं उस बच्ची से बात करते हुए देख रहे थे। तो हमारे पास इन टोटल देखा जाए 6 लोग थे जिनसे लगातार हम लोग पूछताछ कर रहे थे। इसमें धीरे धीरे करके जो डेवलप हुआ, अभी की स्थिति में अगर बात की जाए, इसमें हमारा जो प्राइम एक्यूज है उसको राउंड अप कर लिया गया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लिखा पढ़ी वगैरह चल रही थी। इसमें एक जो प्राइमरी एक्यूज था जिसमें खासकर ब्लड स्टेन्स वगैरह मिले थे, उसमें प्राइमरीली ये होता है कि हर जो आम नागरिक है उसकी जिम्मेदारी रहती है कि उसके सामने अगर इस प्रकार की घटित अपराध कोई घटित हुआ है महिला के साथ, तो उसकी ये जिम्मेदारी रहती है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से उसको प्राइमरीली जो मेडिकल असिस्टेंस होता है, चिकित्सक सहायता होती है, इसके अलावा जो पुलिस की सहायता होती है, वो लीगली या विधि द्वारा बाध्य है कि वो इस काम को करे। तो इसमें भी जो लास्ट हमारा जो व्यक्ति था जिसको हमने किया था,
इसमें नॉन रिपोर्टिंग के लिए एक व्यक्ति को बुक किया गया और एक जिसने इस घटना को कारित किया है उस पर 376 और पॉस्को एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की जाएगी। तो सर ये इसको जो बताया जा रहा है कि ये जो जिन कांड है ये निर्भया कांड जैसा है, तो वाकई ये निर्भया कांड है। आरोपियों की संख्या 2 है, कुल आरोपियों की संख्या क्या है? आरोपी की जो FIR कायम है वो 376 की जो है उसमें एक आरोपी है। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने चिकित्सक सलाह और जो विधिक सहायता और जो पुलिस को बताया जाना था वो नहीं बताया, उसके लिए IPC में जो प्रोविजन है, खासकर जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके तहत एक अलग से प्रकरण दर्ज किया जाएगा। सर मेरा निर्भया कांड वाला निर्भया कांड जैसा है ये कांड? निर्भया कांड से पैरेलल ड्रॉ कर पाना इस प्रकरण के मेरे लिए मुश्किल है। इसमें जो तथ्य मेरे सामने थे वो मैं बता चुका हूं। निर्भया कांड से स्पेसिफिक अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, ऐसा है ऐसा नहीं, उस पर मैं कमेंट कर सकता हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक मिनट, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो कुछ सर्जरी हुई है वो मेजर सर्जरी हुई है, और ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति ने एक से अधिक व्यक्ति ने किया है या तो एक, या वो उसी को कोई रॉड टाइप ऐसे कुछ उसको इंस्ट्रूमेंट उसके वेजाइना में डाला गया, क्रूरता की गई है। इसमें मेरा सबमिशन आपसे प्राइमरीली एक है कि बच्ची के द्वारा क्योंकि इंडोर्स नहीं किया गया उसके साथ क्या घटनाक्रम हुआ है, किसने किया है, तो इसको अभी गैंगरेप कहना बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर होगा। और क्योंकि मेडिकली ये एस्टैब्लिश नहीं हुआ है कि कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट था या नहीं था, तो वो भी कोर्ट की दृष्टि से अगर देखा जाए या लॉ की दृष्टि से देखा जाए तो वो ना विधि सम्मत होगा ना मर्यादित होगा। सर आरोपी के साथ में बच्ची कितनी देर रही, कहाँ से उसने उसको बिठाया, कितने समय उसने ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसका इस तरीके से खुलासा नहीं किया जाता। सपना से यहाँ पर कैसे वो ट्रेवलिंग क्या रही बस से? जैसा मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि अभी तक का जितना भी हमारा फोकस था वो 4 घंटे या 5 घंटे जो थे जिसमें बच्ची उज्जैन शहर में घूम रही थी, अपराध क्योंकि यहीं पे कारित हुआ था तो हमारा यहाँ पे था। बच्ची के द्वारा इनिशियली जो बताया गया था कि वो बस से आई है, उसको हम क्रॉस चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसका जो पूरा रूट है वो यहाँ से कैसे पहुंची, गांव से कैसे निकली, उसके लिए सतना पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है। और सतना पुलिस के यहाँ भी क्योंकि 363 की कायमी है वो वहां से चल रही है, तो इसे कल तक जितनी भी इसकी फॉर्मेलिटीज है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। मुझे ये लगता है कि शायद जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस है उसमें नाम देने का अनुमति नहीं है। मुझे ये लगता है कि अगर किसी को बताया है किसी ने तो वो सामने आ सकता है। किसी ने इस तरीके की बात नहीं कही है। मुझे जहां तक पता है अस्पताल में सिर्फ एक बात कही गई थी कि मेरी माँ छोड़ के चली गई है, और सतना से भी जो वेरीफाई हुआ है कि उसकी माँ घर काफी साल पहले, लगभग 5-6 साल पहले छोड़ के जा चुकी है। तो मेरी माँ के साथ जो गलत हुआ है, हो सकता है अस्पताल के अंदर कोई चर्चा हुई हो जहां पे उसने ऐसा बोला हो, उसको मिस इंटरप्रेट करके कुछ लोगों ने मिस रिपोर्ट या अंडर रिपोर्ट किया हो।